विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और आज की क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन ह्यूमन आई का एक्सप्लेन करना है, और हम किस तरह से नज़दीक की चीज़ों और दूर की चीज़ों को देख सकते हैं ये भी बताना है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इज़ एज फॉलोज। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन आई का, जिसमें ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, ये एक्वस ह्यूमर है, दिस वन इज़ प्यूपिल, ये आइरिस, कॉर्निया, ये विट्रियस ह्यूमर, ये ऑप्टिक नर्व, ये है हो गया रेटिना, और ये हो गया हमारा सिलियरी मसल्स। ये जो दोनों साइड आपको दिख रहे हैं ये सिलियरी मसल्स हैं। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। फंक्शन क्या है ह्यूमन आई का? द ह्यूमन आई एक्ट्स एज अ कैमरा। द लेंस सिस्टम ऑफ आई forms image on retina, which is a light sensitive screen. Light is entered through a thin membrane known as cornea. It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. The eyeball is of diameter 2.3 centimeter. The maximum refraction of light is refracted at the outer surface of the cornea of eye. The crystalline lens provides adjustment of focal length, which is required to focus different images on the retina. Iris is a dark muscular diaphragm which controls the size of the pupil. Light entering the eye is controlled by the iris. An inverted real image is formed by lens on retina. Retina is a delicate membrane which consists of number of light sensitive cells. Upon illumination, the light sensitive cells get activated and electrical signals are generated. These signals are then sent to brain through the optic nerve. The signals are interpreted by the brain and the information is processed and we can see the object. तो यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन में क्या लिखा है कि ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरा की तरह एक्ट करता है, और जो लेंस सिस्टम जो है आई का जो लेंस सिस्टम है ये इमेज जो बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पर बनाता है, जो कि हमारा एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है। जब लाइट हमारा थिन मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे जो थिन मेम्ब्रेन है वो कॉर्निया कहलाता है, जब कॉर्निया के थ्रू हमारा जो लाइट है वो हमारी आइज़ में एंटर करता है, और उसके बाद में कॉर्निया के बारे में बताया गया है कि ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है जो कि हमारा आईबॉल के सामने फ्रंट सरफेस पर दिखाई पड़ता है। आईबॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, और जो मैक्सिमम लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो आउटर सरफेस कॉर्निया, हमारे जो आई का कॉर्निया है उसके आउटर सरफेस से रिफ्रैक्शन लाइट का होता है। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, जहाँ पर जिस वजह से जो हमारा फोकस है डिफरेंट इमेजेस का वो रेटिना पर बन पाता है। आइरिस के बारे में लिखा है कि आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि लाइट एंटरिंग द आई, जो लाइट हमारे आइस में इंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि एक इन्वर्टेड रियल इमेज का फॉर्मेशन हमारा लेंस पर बनता है, हमारे लेंस के थ्रू हमारे रेटिना पर एक इन्वर्टेड और रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पर। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें कि बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जब इल्यूमिनेशन के बाद जब लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये सिग्नल उसके बाद हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और उसके बाद में ये सिग्नल जो है वहाँ पर हमारे ब्रेन में इंटरप्रेट किया जाता है, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, और इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ह्यूमन आई का। Question number 2 is
When do we consider a person to be myopic or hypermetropic? Explain using diagrams how the defects associated with myopic and hypermetropic eye can be corrected. तो हम लोग क्यों मतलब किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो पर्सन है उसको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। डायग्राम के हेल्प से बताना है डिफेक्ट्स के बारे में, हाइपरमेट्रोपिक आई और मायोपिक आई के बारे में, और किस तरह से इसका करेक्शन करना है ये भी बताना है। आंसर क्या है? अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी मायोपिक इफ ही और शी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट इज़ अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एक पर्सन को मायोपिक डिफेक्ट से मतलब डिफेक्ट है ये उस तरह से कहा जा सकता है कि अगर उस पर्सन को नज़दीक की चीज़ें जो है वो नज़दीक की कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नज़दीक की चीज़ें वो देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को वो नहीं देख पाता है, तो हम कहते हैं कि उससे मायोपिया है। अ पर्सन इज सेड टू बी हाइपरमेट्रोपिक इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिक तब कहा जाता है जबकि पर्सन जो है वो नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को देख पाता है। द मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो मायोपिया डिफेक्ट को कनकेव लेंस का सुटेबल पावर का कनकेव लेंस यूज़ करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। द रे डायग्राम ऑफ मायोपिक आई आर एज फॉलो। तो यहाँ पर ये रे डायग्राम दिखाया जा रहा है। यहाँ पर फार पॉइंट मायोपिक आई का ये है आपका जो रेटिना पर हमारा नॉर्मल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मायोपिया हो जाता है तो हमारा रेटिना पर इमेज ना बन के रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये मायोपिक आई का डायग्राम हो गया। करेक्शन के लिए हम लोग लेंस का यूज़ करेंगे। जब लेंस का यूज़ करेंगे तो इमेज हमारा रेटिना पर बनने लगेगा। तो ये हमारा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया। द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके, सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। और डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया का ये है। तो ये हमारा नियर पॉइंट हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई का। और उसके बाद जब इसको डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर ना होकर के रेटिना से आगे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके करेक्शन के लिए हमने लेंस का यूज़ किया है। जब लेंस का यूज़ हम करेंगे सुटेबल पावर का तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होने लगेगा। तो ये हमारा करेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यूजिंग ए लेबल्ड रे डायग्राम, हैंस डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें एक्सप्लेन करना है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू। डायग्राम की लेबलिंग भी करनी है और एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन भी करना है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा प्रिज्म के थ्रू लाइट का इंसिडेंस कैसे इंसिडेंट कर रहा है ये यहाँ पर दिखलाया गया है। यहाँ पर पी जो है हमारा इंसिडेंट रे है, फिर हमारा ई एफ हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। एफ एस के बारे में बात करें तो एफ एस हमारा इमर्जेंट रे है। ये एंगल ए के बारे में बताया गया है। एंगल ए जो है ये प्रिज्म का एंगल है। फिर है एंगल आई के बारे में बताया गया है, ये एंगल आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर एंगल आर जो है ये है एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और ये है एंगल ई जिसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। और ये डी है जो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया है। यहाँ पे क्या लिखा है? लेट पी ई इज़ द इंसिडेंट लाइट ऑफ द प्रिज्म। तो पी ई जो है वो इंसिडेंट लाइट है प्रिज्म पर जो पड़ रहा है। ई एफ इज़ द रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस इज़ द इमर्जेंट रे। तो ई एफ हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और एफ एस हमारा इमर्जेंट रे है। When a ray of light is entered through surface AB from air to glass, then the light rays suffer refraction and bend towards the normal ray. तो जब लाइट रे हमारे सरफेस पर AB सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो इस केस में एयर से ग्लास में, तो इनिशियली हमारा लाइट कहाँ था? एयर में था, उसके बाद वो ग्लास में इंटर कर रही है। तो लाइट जो है तो उसमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है और वो जो है नॉर्मल की तरफ में मुड़ जाती है। एट द सेकेंड सरफेस AC द रेज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर विच रिजल्ट इन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दूसरे सरफेस AC की बात की गई है, दूसरा सरफेस AC है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो बेंडिंग होगी लाइट की वो नॉर्मल से दूर होगी।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर इमर्जेंट रे जो है एक एंगल से बेंड करती है, जो हमारा एंगल कहाँ होगा, जो इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में होगा। दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम के थ्रू हमने इसे बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। How can we explain the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? Why does it not appear red at noon? तो हम इस कैसे रेडिश अपीयरेंस जो सनराइज और सनसेट के टाइम में हमारा जो स्काई वो रेडिश अपीयरेंस उसका दिखाई पड़ता है, उसके बारे में क्यों ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करना है। और दोपहर के टाइम में रेडिश कलर नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है ये भी बताना है। आंसर क्या है? इन सनराइज और सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन passes थ्रू डिफरेंट थिकर लेयर्स ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंसेस ट्रेवल। तो सनराइज और सनसेट के टाइम में जो लाइट है वो होराइजन के काफ़ी नज़दीक से पास होती है, और जो डिफरेंट हमारा एयर जो है वहाँ पर डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, थिकर लेयर्स होते हैं, उससे होकर के वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे पास पहुँचती है। सो द कलर ऑफ द सन इज़ रेडिश बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सिंस रेड कलर हैज़ हाइएस्ट वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड लीस्ट। इसी वजह से जो सन का कलर है वो रेडिश होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट की स्कैटरिंग, रेड कलर की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है, और उसका जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का, वो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो कम होती है। Sun does not appears red at noon because at noon sun is at the overhead and travels shorter distance and is therefore white in color. सूरज की बात करें तो सूरज जब दोपहर के समय में वो जो है अपना रेडिश अपीयरेंस में नहीं दिखता है, क्योंकि दोपहर के टाइम जो है दोपहर के टाइम सन जो है हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, और इसीलिए उसको हम तक पहुंचने में शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, इसीलिए उसका कलर जो है वो वाइट देखने के लिए मिलता है। Question number 5 is explain the phenomena of dispersion of white light through a glass prism using suitable diagram। तो डिस्पर्जन वाइट लाइट का जो डिस्पर्जन ग्लास प्रिज्म के थ्रू होता है, इस फिनोमिना को सुटेबल डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है, बतलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ये। डिस्पर्जन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो वाइट लाइट का 7 कलर्स में, उसके 7 कलर्स में स्प्लिट होने का जो फिनोमेना है उसे डिस्पर्जन कहा जाता है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो 7 कलर्स का जो बैंड हम गेट करते हैं, उस 7 कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। As light rays travels through glass prism, different colors of light bend at different angles off to the incident ray। तो जब लाइट जो है वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू ट्रैवल करती है, तो लाइट के डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट एंगल के थ्रू बेंड करते हैं। द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एंड द रेड लाइट बेंड्स एट लीस्ट एंगल। तो वॉयलेट लाइट की बात करें वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है, जबकि रेड लाइट की बात करें तो वो सबसे कम बेंड करती है। ये जो डायग्राम है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड कर रही है, जबकि रेड जो है वो सबसे कम बेंड कर रहा है। द रेस ऑफ प्रिज्म बेंड्स अलॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स एंड बिकम्स डिस्टिंक्ट। द रे डायग्राम शोइंग डिस्पर्सन ऑफ कलर्स थ्रू अ प्रिज्म कैन बी शोन एज फॉलोज। तो इसे रे डायग्राम में हमें इस तरह से दिखाना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये प्रिज्म है, ये वाइट लाइट है, जैसे प्रिज्म से पास करेगा तो ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये 7 कलर्स है विबग्योर्स। वॉयलेट का सबसे कम यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेंड कर रहा है, और रेड जो है ये सबसे कम बेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर? वाई डू स्टार्स ट्विंकल बट नॉट द प्लैनेट? तो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में किस तरीके से होता है, और साथ में स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? आंसर है लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द एयर जस्ट अबव द रेडिएटर बिकम्स हॉटर दैन द एयर farther up since the hotter air is less dense
than the cooler air above it and has less refractive index than cooler air. The physical condition of the atmosphere are not same. The apparent position of the object through hot air fluctuates. This is known as atmospheric refraction. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो जब लाइट इंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो डिफरेंट लेयर्स से होते हुए जब वो गुजरता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो एयर की बात करें, जो हमारा रेडिएटर के जस्ट अबव आपको देखने के लिए जब एयर से वहाँ पर से पास करता है तो यहाँ पर जो एयर है वो हॉट हो जाती है। उसके कंपैरिजन में रेडिएटर के जो पास है वहाँ पर एयर जो है हॉट होती है इन कंपैरिजन विद फार्दर अप, जो दूर वाले हैं उसके कंपैरिजन में एयर जो नज़दीक में है वो हॉट होती है। और क्योंकि जो हॉटर एयर है वहाँ पर डेंसिटी उसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू कूलर एयर। कूलर एयर जो होती है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कूलर एयर का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। और यहाँ पर जो फिज़िकल कंडीशन है दोनों की, ये कूलर एयर और हॉटर एयर एटमॉस्फेयर में, इन दोनों की फिज़िकल कंडीशन वो जो है वो सेम नहीं होती है। इसीलिए जो अपरेंट पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का हॉट एयर में वो वहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें उसका देखने के लिए मिलता है और इसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight, after entering the Earth's atmosphere, undergoes refraction in a continuous manner before it reaches the Earth. Atmospheric refraction is due to change in the refractive index at different levels in atmosphere. The starlight bends towards the normal. The apparent position is different from the actual position of a star, since atmosphere is not stationary and keeps on changing. As path of rays of light coming from a star varies slightly, then the apparent position of a star also varies slightly, and the amount of light entering the eye flickers. Sometimes it is brighter and sometimes the star seems fainter. In this way, stars twinkle, but planets don't twinkle because planets are much closer to Earth and are seen as extended sources. If planet is considered as collection of point sources of light, the total amount of light entering the eye on average is zero and therefore the twinkling effect of planets is nullified. तो यहाँ पर क्या लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो स्टार लाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। द स्टार लाइट आफ्टर एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर बिफोर इट रीचेस द अर्थ। तो जब स्टार लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं और तो इस वजह से जब डिफरेंट लेयर्स से वो गुजरती है तो कॉन्टीन्यूस मैनर में वहाँ पर उसका जो वेवलेंथ की वजह से वहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलता है। जब वो अर्थ तक पहुँचता है उसके पहुँचने से पहले ही कंटिन्यूसली चेंज देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। रिफ्रैक्शन उसमें कंटिन्यूसली होते रहता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेवल्स में जब लाइट एंटर करती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हर एक लेयर का अलग अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। द स्टार लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो स्टार लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, इसीलिए जो अपरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन जो स्टार का है उससे डिफरेंट होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट स्टेशनरी एंड कीप चेंजिंग। एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा है कि एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। एज पाथ ऑफ रेस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार वेरी स्लाइटली देन द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो वेरी स्लाइटली एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। तो ये जो पाथ ऑफ लाइट रे है, लाइट का जो पाथ रे है, जब स्टार से हम तक आता है तो यहाँ पर इसमें वेरिएशन थोड़ा वेरिएशन दिखाई पड़ता है। जो अपरेंट पोजीशन है स्टार का वो भी थोड़ा वेरी करता है।
और जो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट जब हमारी आइस में इसके बाद में एंटर करता है तो वो फ्लिकर करता है। समटाइम्स इट इज़ ब्राइटर एंड समटाइम्स द स्टार सीम्स फेंटर। तो कभी कभी ये हमें ब्राइट दिखाई पड़ता है, कभी कभी धुंधला सा कम ब्राइट दिखाई पड़ता है। इन दिस वे स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। तो इसी वजह से स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि प्लैनेट अर्थ के काफ़ी नज़दीक है इसी वजह से प्लैनेट जो है वो हमारा ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। इफ़ प्लैनेट इज़ कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई ऑन एवरेज इज़ ज़ीरो एंड देयरफॉर द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट इज़ नलिफाइड। तो अगर प्लैनेट को कलेक्शन माना जाए, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस, लाइट के पॉइंट सोर्सेस का कलेक्शन माना जाए, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आइस में जब एंटर करता है तो इसका जो एवरेज फाइंड करेंगे तो वो एवरेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है प्लैनेट का वो नलीफाई हो जाता है और प्लैनेट हमें चमकता हुआ नहीं नज़र आता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।